गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पिछले क्लास में फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े थे, यानी फ़ोटोसिंथेसिस की यूनिट चल रही है इसमें। और फ़ोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फ़ोटो सिस्टम सेकेंड। इसके अलावा अब इन फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या उपयोग है फ़ोटोसिंथेसिस में, उसके बारे में हम लोग फिर आगे पढ़े थे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दो साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है, क्योंकि इन दोनों का उपयोग वहीं पे हो रहा है। तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लिक फ़ोटो फास्फोराइलेशंस क्या है, नॉन साइक्लिक फ़ोटो फास्फोराइलेशंस क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं अगर साइक्लिक फ़ोटो फास्फोराइलेशंस की, तो ये साइक्लिक फ़ोटो फास्फोराइलेशंस पाया कहाँ जाता है? ये बैक्टीरिया के केस में पाया जाता है, प्लांट में होता नहीं है। पहली चीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लेना है कि बैक्टीरिया के बॉडी में होता है और प्लांट के केस में नहीं पाया जाता है, यानी उन बैक्टीरिया में जिनमें क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, अब फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट हम लोग पढ़े थे, जिसको भी अगर जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे कहूँगा कि आप इसके पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। तो साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोराइलेशन जो है बैक्टीरिया के केस में पाया जाता है, और इसमें होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है उसके शरीर में जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो 700 यानी 700 माइक्रोवेव की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो रेड लाइट की किस इंटेंसिटी पे सबसे ज़्यादा करते हैं? वो 700 माइक्रोवेव की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पढ़ें तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता किस में है? ग्रीन प्लांट के केस में होता है। अब प्लांट के केस में दोनों सिस्टम पाया जाता है, PS1 भी पाया जाएगा, PS सेकेंड भी पाया जाएगा। PS1 और सेकेंड पाए जाने से क्या फ़ायदा है? देखिए, PS फर्स्ट जो होता है वो 700 माइक्रोवेव की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और PS सेकेंड जो है वो 680 माइक्रोवेव की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। अब देखिए, इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है कि दोनों पाए जाने से क्या लाभ होता है पौधे को, उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में बताया गया था प्रीवियस में, कि अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट अकेले कार्य करे, अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट प्लांट के केस में अकेले कार्य करे या बैक्टीरिया के केस में अकेले कार्य करे, तो होगा क्या कि इस जो क्वांटम यील्ड है, यानी कि लाइट को, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज होने के लिए जो लाइट की आवश्यकता होती है, वो कितने लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? अगर PS 700 अकेले कार्य करेगा तो वो 10 क्वांटम यील्ड यानी कि इतनी लाइट को प्राप्त करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। यानी क्वांटम यील्ड है क्या? मेजर किया जाता है, जो लाइट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसको मेजर करने की एक यूनिट है। अब दूसरा, अगर PS68 कार्य करता है 680, यानी 680 माइक्रोवेव की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो कितना होगा? 53 होगा। मीन्स अगर पौधा अकेले 700 पे ही कार्य करेगा, सिर्फ 10 क्वांटम यील्ड लाइट को उपयोग कर पाएगा। अगर 680 पे करता है तो 53 करेगा। लेकिन दोनों अगर साथ में मिल करके कार्य करते हैं, दोनों अगर साथ में मिल करके कार्य करें तो हमको मिलेगा क्या? 72 क्वांटम यील्ड मिलेगा। अब फ़ायदा किस में है? अगर 700 पे काम होगा तो सबसे कम यील्ड, क्वांटम यील्ड यानी कि लाइट की उपयोग होगा। 680 पे अगर होगा तो 53 होगा, उससे ज़्यादा तो होगा ज़रूर। लेकिन अगर दोनों साथ में ही कार्य करें तब हमको कितना हो रहा है? 72 हो रहा है। तो प्लांट के केस में क्या हो रहा है कि प्लांट के केस में दोनों फंक्शन साथ में कार्य करते हैं। तो किस तरीके से कार्य करते हैं पिछले वीडियो में ही बताया गया था। नॉन साइक्लिक में, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी कार्य करता है, फोटो सिस्टम सेकेंड भी कार्य करता है, और दोनों मिलकर के कितने क्वांटम यील्ड एनर्जी को यूज करते हैं? 72।
जबकि बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि वो सिर्फ 70 यानी कि पीएच सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है उसमें, इसलिए वो 10 क्वांटम यील्ड की ही लाइट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप पिछला क्लास का वीडियो, पिछले लेक्चर का वीडियो पुनः देखें और वहाँ पे समझ में आएगा। दूसरी चीज़, कई लोगों ने कमेंट भी किया कि इसको फिर से बताया जाए या समझ में नहीं आया, तो मैं फिर यही कहूँगा कि आप पूरे वीडियो को अगर आप कहें फिर से बताया जाए तो ये संभव नहीं है। उस वीडियो में जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे आपको डाउट हुआ या नहीं डाउट क्लियर हुआ, उस चीज़ को पूछेंगे तो एक अलग से उसको बताया जा सकता है, उस पर अलग से वीडियो क्लिप बनाया जा सकता है। लेकिन पूरे लेक्चर्स को पुनः रिकॉर्ड करके पुनः फिर आपको उपलब्ध कराना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ होता है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इतना कहीं डाउट होगा। ज़रूर टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको जितनी बार देखिए उतनी ज़्यादा समझ में आएगा, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा आपके माइंड में। तो कोशिश करिए बार बार रिपीट करके देखने का, और जहाँ पे डाउट हो उस चीज़ को पूछिए। पूरा वीडियो को नहीं बनाया जा सकता पुनः, ठीक है। अब देखिए तीसरा अंतर देखते हैं क्या है। तीसरे अंतर की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि वाटर का यूज होता ही नहीं। यानी जिस तरह से पौधे प्लांट को, यानी प्लांट जिस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उस तरह की इसमें नहीं है। तो वाटर का यूज होता नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, यानी कि अपघटन नहीं होता। अपघटन का मतलब जल का मॉलिक्यूल एनर्जी के द्वारा टूटता नहीं है। जब एनर्जी के द्वारा टूटता नहीं है तो उससे बॉडी से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया के शरीर से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती, प्राणदायी वायु नहीं मिलती हमको बैक्टीरिया की बॉडी से। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वाटर को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता जैसे प्लांट पौधे करते हैं, और इसीलिए वाटर का जब इस तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं, और वाटर का जल अपघटन भी नहीं होता, यानी जल का अपघटन भी नहीं होता है, मीन्स वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, तो जिसके कारण से ऑक्सीजन नहीं निकलता है। जबकि यहाँ पे केस में क्या होता है, जब प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उसी वाटर का उपयोग, यानी उसी वाटर का जब स्प्लिटिंग होता है यानी जल अपघटन होता है तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। और साथ में क्या बनता है, अगर आप पिछले क्लास का देखेंगे तो साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, और साथ में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन आयंस भी होंगे, और साथ में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है ये कहाँ यूज किया जाता है, ये जो होगा आपका NADPH2 बनाने में काम आता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो नॉन साइक्लिक होता है, यानी फोटो सिस्टम, यानी फर्स्ट, अभी फिगर्स उसको हम देख लेते हैं, फिर से समझा देते हैं फिगर को। यानी जो यहाँ से इसी से निकलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि 680 से बाहर निकल रहा है कंटिन्यू, और फिर वो पहुँच जाता है कहाँ पे, पहुँच जाता है आपके 700 पे, P70 पे। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो लौट करके यहाँ पे नहीं आया, तो जब लौट करके नहीं आया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका स्थान खाली हो गया। तो जो उसके स्थान को लेता कौन है, उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा जो जल के द्वारा टूटा हुआ मॉलिक्यूल होगा, और उस मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकला रहता है अपघटन के द्वारा, यानी टूटने के बाद क्या बन रहा है हमारा, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, आयन भी निकल रहा है। तो ये आयन उसका स्थान ले लेता है लास्ट में, जब एक तरह से सनलाइट का प्रभाव कम होने लगता है तो उसके जगह पे, यानी सनलाइट का प्रभाव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आयन जनरेट होना कम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो आयन निकल जाता है वो लौट के आता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थान खाली हो जाता है। तो उसके स्थान को कौन लेता है, हाइड्रोजन के द्वारा, यानी जल के मॉलिक्यूल से द्वारा। जब जल का मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हुआ रहता है उस दौरान जो आयंस निकले रहते हैं वो उसके स्थान को ले लेते हैं, तो जो जगह खाली हुआ रहता है वो उसका फिल इन द ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, पांचवी चीज़ क्या है इसमें कि एटीपी का संश्लेषण होता है, NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। तो ये यहाँ पे फिगर में बताया गया था। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो NADPH2 है वो H2 आता कहाँ है, जल से आता है, और ये जल का स्प्लिटिंग करता ही नहीं, तो इसलिए NADPH2 का निर्माण होता ही नहीं। जबकि इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे ATP का भी निर्माण होगा और NADPH2 का भी निर्माण होगा। NADPH2 का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन
का स्प्लिटिंग होता है और जहाँ से H2 निकलता है तो उस H2 का उपयोग कर लेता है NADPH2। और NADPH2 कहाँ पाया जाता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट के आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। अगली चीज़, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया के केस में होता है, बैक्टीरिया करता क्या है कि 680 माइक्रोवेव की लाइट को या उससे अधिक लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। यानी जो बैक्टीरिया होगा वो करता क्या है कि 680 से अधिक लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। 680 से अधिक का मतलब क्या हुआ? आप फिगर में देखे होंगे कि जो फिगर बनाया गया था वहाँ पे सेंटर में लिखा गया था P70, यानी सेंटर रिएक्शन क्या है? P70 से। यानी जो सेंटर में पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए होता है। वो क्लोरोफिल 700 तक की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। उसके बगल में जो सहायक इस तरह से बनाए गए थे, यानी कि वो क्या करते हैं, वो उससे कम वाली वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब करके वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि ये 680 माइक्रोवेव की लाइट को लाइट होने पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता है। तो देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको थोड़ा सा, उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना है क्या कि 680 पे शुरुआत कहाँ से होती है? जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? PS680 से शुरू होती है। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट पड़ता है तुरंत क्या होने लगता है? नॉन साइक्लिक चक्र शुरू होने लगता है। और नॉन साइक्लिक चक्र का मतलब क्या हुआ कि इस 680 के द्वारा जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो लौट करके यहाँ पर नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन साइक्लिक। पहुँच कहाँ जाता है? P70 के पास। ठीक है, तो शुरुआत किससे हो रही? 680 से हो रही है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 680 माइक्रोवेव की लाइट होने पर नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशनशिप होता है। और ये क्या होता है? इसका 600 से अधिक होने पर, 680 से अधिक होने पर फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता है, यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता है। दूसरी चीज़ अकर इन बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? इन ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। तो ये हो गया डिफरेंस क्या है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप के बीच में, आपस में इनका क्या डिफरेंस उसके विषय में हो गया। अब हम लोग विथ फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जो पिछले क्लास में फिगर था उस फिगर को पुनः उस फिगर के माध्यम से अंतर को समझने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या। इस फिगर को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था और इस फिगर के माध्यम से हम जितने भी 5, 6, 7 पॉइंट्स बताए गए हैं डिफरेंस, उसको हम यहाँ पे फिगर से तुलना करके समझेंगे। तो जैसे पहला फिगर में बताया गया था कि होता क्या है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता है ये पाया कहाँ जाता है? बैक्टीरिया के केस में पाया जाता है। नॉन साइक्लिक किस में पाया जाता है? आपका प्लांट के केस में पाया जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो इसमें केवल है पिगमेंट फर्स्ट पास, यहाँ पे PS70 लिखा गया है, या इसी को लिख सकते हैं आप PS फर्स्ट, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड में आपस में क्या अंतर है उसको बताया गया है पहले भी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और बस ये मान चलिए कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड है वो साइक्लिक नॉन साइक्लिक के ही एक पार्ट है, लेकिन इनके आपस में फंक्शन अलग अलग हैं, इसलिए इनके अंतर को पहले बता दिया गया था। तो इनके आपस में क्या अंतर है अगर उसको आप देख लेंगे तो इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए और बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि पहला अंतर क्या क्या था कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, दूसरी चीज़, और नॉन साइक्लिक जो था प्लांट के केस में था। अब देखिए जो साइक्लिक होगा वहाँ पे उसकी लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या होगी? उस लाइट एब्जॉर्ब दो तरह से कर सकता है। एक तो 700 को तो करेगा, यानी सेंटर वाला पार्ट जो होगा, यानी P70 जो लिखा गया है यहाँ पे, ये सेंटर वाला पार्ट है। एक यहाँ पे क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो सेंटर वाला पार्ट होगा क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये करता क्या है? 700 को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें आप 700 का मतलब ये हो गया कि 600 से 80 से लेकर के 700 तक का एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो सेंटर पार्ट है वो 700 करेगा, और सेंटर के बाहर वाला जो ये बना हुआ है वो सेंटर के बाहर वाला 680 तक की लाइट को भी एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स सेंटर वाला मैक्सिमम को एब्जॉर्ब करेगा और उसके
आसपास की जो सहायक सेल होंगी वो क्या है, या क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो करेंगे क्या कि वो जो आसपास के होंगे उससे कम वाली लाइट को भी एब्जॉर्व करके सेंटर की तरफ पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये हो गया आपका साइक्लिक के केस में। नॉन साइक्लिक के केस में क्या होता है, पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड दोनों पाया जाता है। पी एस फर्स्ट में क्या होता है 680, यानी 680 का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो 680 तक की लाइट को एब्जॉर्व करेगा। जो उसके आसपास की जो अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे वो 680 से नीचे वाले को लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से शुरू होता है नॉन साइक्लिक, यहीं से शुरू होगा नॉन साइक्लिक, जैसा कि आपने अंतर में पढ़ा था। अब देखिए दूसरा अंतर ये यहाँ पे है, तीसरी की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया था कि जो पी एस साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन एक बार निकल जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है तो फिर लौट करके कहाँ पे आ जाता है, उसी स्थान पे आ जाता है। और साथ में उस दौरान जब इलेक्ट्रॉन एक मूवमेंट करता है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत एक चैन से या गुजरता है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होकर के पहुंचता है, जैसे फेरडॉक्सिन है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, इन सब से होते हुए गुजरता है। तो इस दौरान क्या होती है कि एनर्जी लूज होती है। तो एनर्जी जो लूज होती है इसकी, तो उसका उपयोग कौन कर लेता है, एडीपी और आईपी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और मिल करके क्या बना देते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। यही एटीपी एज ए एनर्जी बैक्टीरिया यूज करता है, इसी एटीपी का। यहाँ के केस में क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मीन्स नॉन साइक्लिक से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो उसी चैन से होकर गुजरेगा, यानी फेरडॉक्सिन से जाएगा, प्लास्टोक्विनोन से जाएगा, ठीक है। लेकिन लौट करके फिर उस चैन में नहीं आता है, यहाँ पे लौट करके नहीं आता है। वो कहाँ पहुँच जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुँच जाता है। यानी कि उस फोटो सिस्टम फर्स्ट का मतलब है कि उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाता है जो 700 तक की लाइट को एब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर एक फोटो सिस्टम फर्स्ट का चलेगा। तो यहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होगा, तो इस तरह से एनर्जी मूव करती रहती है। तो जब एनर्जी मूव करेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो फेरडॉक्सिन से होते हुए होता है कि एक पी एस फर्स्ट जो होगा उसके आउटर मेम्ब्रेन पे NADPH पाया जाता है। जैसे इस तरह से फिगर से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये थैलेकॉइड्स है, ठीक है, दूसरे कलर को यूज करता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए थैलेकॉइड्स है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जा रहा है, इसको ल्यूमन कहा जाता है, ल्यूमन। और यहाँ पे क्या होता है, PS सेकेंड का, एक तरह से जितने भी क्लोरोफिल पाए जाएंगे वो PS सेकेंड वाले पाए जाएंगे। आउटर मेम्ब्रेन पे वो क्लोरोफिल पाए जाएंगे जो PS फर्स्ट से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन पे यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या आउटर मेम्ब्रेन के निकट जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसी के आउटर मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, आपका NADPH पाया जाता है, NADP पाया जाता है, ठीक है, NADP पाया जाता है। अब यह NADP क्या करेगा, यही NADP यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकलते हुए यहाँ से पहुँचता है तो फिर पहुँच कहाँ जाता है, NADP के पास पहुँच जाता है। और इस तरह से NADP इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा NADP तो वो कंबाइंड किससे हो जाता है, कंबाइंड होता है ये हाइड्रोजन के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इससे कंबाइंड हो करके NADP रिडक्टेज का निर्माण करता है। NADP रिडक्टेज का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसको इसी एनर्जी का उपयोग डार्क रिएक्शन में किया जाएगा। डार्क रिएक्शन का क्या मतलब है, वो जहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, सिर्फ ऑक्सीजन कैसे फॉर्मेशन हो यानी जल का उपयोग कैसे हो रहा है, फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। ये हो गया अंतर। दूसरी चीज़, अब दूसरा अंतर क्या बताया गया था कि यहाँ पे बताया गया यह न तो वाटर को स्प्लिट करता है और न तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जैसा कि बताया गया कि बैक्टीरिया के केस में न तो वाटर वो प्लांट की तरह एब्जॉर्व करते हैं और न तो वहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है, यानी कि वाटर होता ही नहीं तो वाटर की स्प्लिटिंग होता ही नहीं है यहाँ के केस में। तो जब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं। तो ये दो चीज़ों की, दो फंक्शंस की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं निकलता है, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता है यानी जल अपघटन नहीं होता है। तो होता क्या है, ATP का संश्लेषण होता है, यानी एनर्जी के रूप में ये ATP
बनाते हैं जिससे वे एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए लाइट से जो लाइट पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल निकल करके यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका जगह यहाँ पे खाली हो गया, और एक लाइट का एक क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि इस लाइट के प्रभाव कम हो जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना कम हो जाएंगे। तो उस दौरान क्या है कि जो जल का स्प्लिटिंग हुआ रहता है, यानी जब जल का स्प्लिटिंग होकर के ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो उस समय हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण होता है उसके टूटने से। और जब हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन आयन का तो उपयोग यहाँ पे हो जाता है और आयन बचा रहता है। तो आयन क्या करता है, इसके जगह को फुलफिल करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया रहता है उसकी कमी को पूर्ण कर देता है लास्ट में, और जो खाली स्थान रहता है उसको फुलफिल कर देता है। और फुलफिल करने से क्या होगा कि अगले दिन नेक्स्ट डे जब फिर सनलाइट होगी तो फिर वो प्रॉपर तरीके से कार्य तुरंत करना शुरू कर देगा। तो ये हो गया डिफरेंस। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए। पार्ट 2 या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 2 से 3 वीडियो बन चुके हैं फोटोसिंथेसिस पे। पूरे वीडियो को देखिए, सारी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए, तभी समझ में आएगा। तो या कोई चीज़ अगर मिस हो रहा है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में करिए, तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि आगे अभी भी 1-2 वीडियो आएंगे इस पर, तो उसमें सारी चीज़ों को हम मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि नहीं समझ में आया है तो पूरा भी वीडियो बनाइए, तो ये संभव नहीं है कि पूरे वीडियो को बनाया जाए। वीडियो में किस जगह पे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उस चीज़ को बताया जा सकता है, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए, इसके अलावा कुछ सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले क्लास में, और काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था इसका, लेकिन सबका फिर भी हर बार की तरह 1-2 क्वेश्चंस कॉमन थे जो सबके गलत थे, तो उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिए या सुधार लीजिए उस चीज़ को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियाइड है क्या। तो न्यूक्लियाइड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियाइड है क्या, तो एक न्यूक्लियाइड्स की अगर हम बात करें तो इस टर्म यूज कहाँ किया जाता है, प्रोकैरियोट के केस में यूज किया जाता है। तो प्रोकैरियोट में यूज किया जाता है मीन्स हुआ क्या कि जैसे यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है तो उसी तरह से प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको न्यूक्लियाइड्स कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल बिखरा होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो यह तो न्यूक्लियस लेस डीएनए कहा जाता है, यानी डीएनए तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या कहीं न्यूक्लियस लेस होता है। तो 2 चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं न्यूक्लियस लेस डीएनए भी कह सकते हैं, इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस भी कह सकते हैं कि नो मेम्ब्रेन डीएनए होता है, या नेकेड डीएनए भी इसी को कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा पहले का वो आपका फर्स्ट होगा, ए। दूसरा क्वेश्चन है फाइब्रिल पाया जाता है, तो फाइब्रिल किस फॉर्म में पाया जाता है, 9+0 के फॉर्म में पाया जाता है। सेंट्रियोल में कितने फाइब्रिल पाए जाते हैं, तो सेंट्रियोल में कितने फाइब्रिल पाए जाते हैं, तो 9 पाए जाते हैं, इसीलिए 9+0 कहा जाता है। फ्लैजिला और का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस चीज़ को बताया गया था कि फ्लैजिला का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है, ठीक है। प्रत्येक फाइब्रिल में कितने माइक्रोफाइब्रिल से जुड़े होते हैं, तो प्रत्येक फाइब्रिल कितने माइक्रोफाइब्रिल से जुड़े होते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो ये आपका जैसे बताया गया था 3 होते हैं, जैसे आपका सेंटर है, यहाँ से एक निकला और एक निकलने के बाद वो फिर किससे जुड़ता है, 3 से जुड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा निकलेगा, दूसरा जा कर के फिर 3 अलग से जुड़ेगा, और इसका पहला तीसरे से जुड़ता है। तो इस तरह से है, आप फिगर देख लीजिएगा सेंट्रियोल का, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। इर्गास्टिक सब्सटेंस किसे कहेंगे, इर्गास्टिक सब्सटेंस सेल इंक्लूजन को कहेंगे। यानी सेल इंक्लूजन्स में क्या होता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स से संबंधित सेल ऑर्गेनेल्स तो नहीं होते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, तो इसलिए इसको इर्गास्टिक सब्सटेंस भी कहा जाता है। और लेकिन सारे पिगमेंट्स क्या होंगे, नॉन लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन
कहाँ पाया जाएगा, एनिमल्स के केस में पाया जाता है। आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़े होंगे इस चीज़ को, या जनरल सी बात है, ग्लाइकोजेंस जो होते हैं वो एनिमल्स ह्यूमंस के केस में पाया जाता है। एलुरोन प्रोटीन जो होता है, ये एलुरोन प्रोटीन क्या है, इनसॉल्युबल्स है। इस चीज़ को बताया भी गया था, आपके नोट से ही था। रबर ट्री होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि जो बाहर की तरफ रबड़ यानी गोंद के नुमा निकलता है जिन पौधों से, तो वही एक तरह से क्या करते हैं कि रबड़ बनाने में उसी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेल इंक्लूजन्स है, सेल इंक्लूजन्स क्या है। देखिए सेल इंक्लूजन्स में क्या होगा, नॉन लिविंग सभी मटेरियल होंगे। पिगमेंट्स क्या है, नॉन लिविंग है। ग्रेन्यूल्स क्या है, वो बहुत से पार्टिकल्स कण पाए जाते हैं, वो आपका क्या है, नॉन लिविंग है। इसके अलावा फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे ऑयल्स हुआ, ये सब कैस्टर और ग्राउंडनट्स पे पाए जाते हैं जो, तो वो आपके सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि बहुत सारे पिगमेंट्स से या नॉन लिविंग मटेरियल्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी सेल में पाए जाते हैं या सभी पौधे के सभी सेल में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं, सभी किसी न किसी पौधे में पाए जाते हैं, सब में मतलब सेल इंक्लूजन है। तो जैसे ग्राउंडनट और कैस्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, फैट ड्रॉपलेट पाया जाता है। टोमेटो की बात करें या ब्रिंजल की बात करें तो उसमें वो पिगमेंट्स पाया जाता है, जैसे फ्रूट कलर आता है, एंथोसाइनिन, टोनो, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सेल इंक्लूजन्स होंगे वो सभी लिविंग अलग अलग प्लांट्स में या अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो ये थे सिंपल कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले क्लास में पढ़ाए गए थे, सारे आपके नोट्स से क्वेश्चन हैं। उसके बाद भी अगर आपका गलत हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मोस्टली लोगों का 10 में 8 नंबर है तो एक अच्छा है, इसको अच्छा कहेंगे। 80% के अबव अगर आपका परफॉर्मेंस है। तो इसमें गलत क्या हुआ था सबका, आपका पहला क्वेश्चन सब लोगों ने गलत किया था कि न्यूक्लियाइड्स क्या है। दूसरा, इस कुछ लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे। तीसरा, यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत किया था, और एक लोगों का गलत ये हुआ था, ग्लाइकोजेंस को प्लांट के केस में मारे थे। तो बाकी सभी क्वेश्चन सभी के सही थे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर कहीं भी डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा। ओके।